सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम का 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं सौरभ पुखरियान हो गए, मानसी राजपूत हो गए, इसके अलावा जो गदवाल वाद्रा जो कि आपके राजस्थान के रहने वाले हैं, इन सभी को जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना तो टेलीग्राम का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। टेलीग्राम पर जाकर जो है आपको @study for you आप ये सर्च कर लीजिएगा, स्टडी फॉर यू 450। आप ये सर्च करने के बाद जो है ना डायरेक्टली आप मैसेज हमें जो वो सेंड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन करके भी जो है ना अपने एग्जाम देने के बाद जो है आप अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो आपसे पूछा गया था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना जिसका काल आपका कब से कब तक रहा था, तो आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और ये जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जो है ना भारत में आर्थिक विकास पर जो आपका जोर दिया था। और ये जो आपका किसके द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना को जो है ना ये प्रथम प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना भारतीय संसद में जो आपका प्रस्तुत किया था। और इसमें मुख्य रूप से जो है ये आपका किसी क्षेत्र पर जो आपका ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें बांधों और सिंचाई में आपका निवेश जो वो आपका शामिल रहा था। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध के लिए जो है ना ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका भारी आवंटन जो आपका किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है ना 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपके स्थापित किए गए थे। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना यानी 1956 के अंत तक ही जो है ना आपके 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जो आपके स्थापित किए गए थे। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाए तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ना ये आपका 2.1% जो आपका रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक जो विकास दर आपका प्राप्त किया गया था ना ये आपका 3.6% जो है ये आपका प्राप्त किया गया था। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका सफल रहा था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये आपका किस पर रहा था, तो ये आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कृषि विकास पर रहा था। तो ऑप्शन बी कृषि विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपका आधारित था, तो आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आपका आधारित था। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका 1956 से 1961 तक रहा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर आपका बल दिया गया था, तो आपका तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है ना ये आपका बल दिया गया था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपका आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर आपका क्या रखा गया था, तो देखिए इसमें जो आपका लक्षित वृद्धि दर है ना ये आपका 4.5% जो आपका रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक जो विकास दर आपका प्राप्त किया गया था ना ये आपका लक्षित वृद्धि दर से आपका थोड़ा कम यानी 4.27% जो है ना ये आपका विकास दर जो आपका प्राप्त किया गया था, जो कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना एक तरह से जो है आपका असफल जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फॉर विच रीजन इज होला मोहल्ला प्राइमरली सेलिब्रेटेड, यानी होला मोहल्ला मुख्य रूप से जो है ना किस कारण से जो आपका मनाया जाता है, या फिर इसका अर्थ जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए होला मोहल्ला की बात कर ले तो देखिए होला मोहल्ला की जो शुरुआत है ना ये सिखों के 10वें गुरु जो कि आपके कौन रहे थे, तो आपका गुरु गोविंद सिंह रहे थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही जो है ना 1701 में जो इसकी शुरुआत जो आपके किए थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपके सिखों की सैन्य क्षमता को जो ये आपका मजबूत करना और उन्हें युद्ध के लिए जो आपका तैयार रखना था। इसके अलावा
अगर बात कर ले कि आपका जो होला मोहल्ला है ये कब मनाया जाता है और इसमें आपके कौन कौन से शामिल होते हैं, तो देखिए ये जो आपका होला मोहल्ला जो है शुरुआत है ना, ये आपका होली के अगले दिन जो है आपका मनाया जाता है और इसमें आपका निहंग सिख अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें आपका घोड़सवारी, तलवारबाजी और गतका जो कि आपका पंजाब राज्य का जो एक मार्शल आर्ट है ये जो आपके शामिल होते हैं। यानी ये जो आपका होला मोहल्ला मुख्य रूप से जो है ना किस कारण से आपका मनाया जाता है, तो आपका मार्शल आर्ट और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए जो है ना ये आपका मनाया जाता है। और किस राज्य में अगर मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो होला मोहल्ला जो ये आपका पंजाब राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द फेमस महरौली आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी, यानी दिल्ली का प्रसिद्ध महरौली लौह स्तंभ जो है ना ये आपका किस राजवंश से जो आपका संबंधित है। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर महरौली लौह स्तंभ की बात कर ले तो आपका दिल्ली में स्थित है और ये जो आपका गुप्त राजवंश से जो आपका संबंधित है, जिसे आपका गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आपका विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही लगभग जो है ना 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो है महरौली लौह स्तंभ को जो आपका बनवाया था। और जब आपका बनवाया गया था जो महरौली लौह स्तंभ है ना ये आपका उस टाइम जो आपका एमपी में था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी गुप्त वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महरौली लौह स्तंभ के महत्व की बात कर ले तो ये जो आपका स्तंभ है ना ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है सैन्य विजयों की स्मृति में आपका बनवाया गया था। और ये जो आपका प्राचीन भारत के जो है धातु विज्ञान का जो है अद्भुत नमूना भी जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच कंट्री वाज द 17th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड, यानी 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये 2025 का जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रहा था ये आपका 17वां संस्करण रहा था और ये जो आपका ब्राजील के जो है ना रियो डी जेनेरियो में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब से कब तक अगर डेट आपसे पूछा जाए या फिर महीना क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है ना ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो आपका आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के द्वारा जो है ये आपका इसकी अध्यक्षता जो आपका किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि आपका 2025 में हुआ था इसका थीम यानी विषय जो आपका क्या रहा था। तो देखिए 2025 का जो आपका थीम है ना ये आपका स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जनवरी 2025 में जो है ना आपका कौन सा देश जो है ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वें सदस्य के रूप में जो आपका शामिल हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में आपका इंडोनेशिया जो है ना आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स समूह में आपका 10वें सदस्य के रूप में जो है ये आपका शामिल हो गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में जो है ना विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो कि आपका भारतीय वायुसेना के जो है ना एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट है। और ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना 7 मई 2025 को, इसमें आपका ऑपरेशन सिंदूर की जो है पहली आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग का जो है संयुक्त रूप से जो है ना ये आपका नेतृत्व जो आपका किए थे। तो ऑप्शन बी मतलब प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व जो है ये आपका व्योमिका सिंह के द्वारा आपका जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस ब्रीफिंग में जो है ना आपके विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ जो है थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी भी जो आपका रही थी। तो क्वेश्चन में या तो आपका सोफिया कुरैशी के बारे में पूछा गया था या फिर आपका व्योमिका सिंह के बारे में पूछा गया था। तो दोनों में जो आपका राइट आंसर होगा वही होगा, ऑप्शन बी वाला ही होगा, क्योंकि आपका मतलब कि व्योमिका सिंह और आपके थल सेना की कर्नल सोफिया सिंह कुरैशी भी जो है ना इस ब्रीफिंग में जो आपका शामिल रही थी। और ये आपका पहली बार था जब 2 महिला अधिकारियों ने जो है ना इतने बड़े सैन्य अभियान की जानकारी दुनिया को जो वो आपका साझा की थी। इसके अलावा अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था, तो देखिए 22 अप्रैल 2025 को जो आपका जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आपका आतंकवादी हमला हुआ था ना जिसमें आपके 22 नागरिक जो आपके मारे गए थे, इसके जवाब में जो आपका ऑपरेशन सिंदूर जो आपका किया गया था। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को भी जो है ना ये आपका सटीकता से जो आपका नष्ट किया गया था।
इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्योमिका सिंह का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ की जो आपका रहने वाली है, और इनके पास आपका 2500 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव भी जो है ये आपका है। और साथ में ही 2019 में जो है वायुसेना की मतलब कि फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन भी जो है ना, ये आपका जो वो मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में देखने को मिला था कि यदि अर्थव्यवस्था में जो है ना क्रेता और विक्रेता अपने अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक यानी तर्क संगत रूप से निष्पादित करते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर जो है ना इसका प्राथमिक प्रभाव जो आपका क्या होगा, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो देखने को मिले थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब क्रेता जो है अपनी संतुष्टि यानी यूटिलिटी को अधिकतम करने के लिए और विक्रेता अपने प्रॉफिट को अधिकतम करने के लिए जो है ना ये आपका कार्य करते हैं, तो बाजार में एक आपका मतलब कि ऐसा स्थिति बनता है ना जहां मांग और आपूर्ति जो है एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और इसे ही जो आपका मार्केट क्लियरिंग यानी या फिर संतुलन की स्थिति भी जो है ना ये आपका कहा जाता है। यानी यदि अर्थव्यवस्था में क्रेता और विक्रेता अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक निष्पादित करते हैं ना, तो अर्थव्यवस्था पर जो इसका प्राथमिक प्रभाव है ना, ये आपका संसाधनों को कुशल आवंटन और बाजार संतुलन जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से भी आया था, जहां पे एक तरफ आपका पुस्तक यानी पुस्तक का नाम दे दिया गया था और एक तरफ आपका लेखक का नाम जो वो दे दिया गया था। तो दो ही मतलब कि मतलब क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे कि दो ही पुस्तक जो है बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। एक तो आपका द वाइट टाइगर के बारे में पूछा गया था, और सेकेंड आपका मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, द वाइट टाइगर की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए ये जो आपका उपन्यास है ना द वाइट टाइगर, ये आपका अरविंद अडिगा के द्वारा आपका लिखा गया है। और ये जो आपका अरविंद अडिगा का जो है ये आपका पहला उपन्यास रहा था, और इसी उपन्यास यानी द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए जो है ना अरविंद अडिगा जी को जो है 2008 में जो है प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर मिडनाइट चिल्ड्रंस की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रंस ये जो आपका मतलब कि पुस्तक है ना, ये सलमान रुश्दी के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया था, और ये जो आपका पुस्तक है ये आपका 1981 में जो है ये आपका प्रकाशित हुआ था। और इस उपन्यास ने, मैं आपको बता दूं कि केवल ना आपका मतलब कि बुकर पुरस्कार जीता था, बल्कि इसे आपका 1993 और 2008 में जो है बुकर्स ऑफ बुकर्स यानी बुकर पुरस्कार के इतिहास की जो है ना सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में भी जो आपका चुना गया था। और ये जो आपका पुस्तक है ये किसके बारे में आपका बताता है, तो आपका भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जादुई यथार्थवादी उपन्यास है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका द वाइट टाइगर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया, यानी पहला का आपका दूसरा जो वो मैच हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक जो है ये आपका सलमान रुश्दी के द्वारा आपका लिखा गया है। तो फर्स्ट का सेकंड और 2 का फर्स्ट किस में दिया गया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जो है ना किस खेल या फिर इवेंट में जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2023 का जो एशियन गेम्स है ना ये आपका 2022 में ना होकर, मैं आपको पहले ही बता दूं 2022 में ना होकर जो है ये आपका 2023 में हुआ था, और जो कि आपका चीन के हांगझाऊ शहर में आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से आपका निशानेबाजी में जो है ना पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जो है ये आपका जीता गया था, जो कि आपका गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया था। और किसके द्वारा आपका जीता गया था, मतलब कि पूछा जाए टीम स्पर्धा में, तो आपका रुद्रांश मतलब पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार ने जो है ना ये आपका मतलब कि पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम में जो है ये आपके स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि 2023 के एशियाई खेल में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए थे, तो भारत के द्वारा आपका टोटल 107 पदक जो आपके जीते गए हैं। और इतिहास में आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत आपका मतलब कि 100 से ज्यादा अधिक पदक जो है ना ये आपका 2023 के एशियन गेम्स में जो आपका जीता है। इसके अलावा कितने गोल्ड मेडल आपका जीता गया, तो 28 आपका गोल्ड मेडल, 38 आपका सिल्वर मेडल और 41 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पदक तालिका में एशियन गेम्स 2023 के पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो आपका 4th रैंक पर जो आपका रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रऊफ और हफीजा जिसे स्थानीय मतलब कि स्तर पर जो है ना ये आपका सफ या सैफ भी आपका कहा जाता है, ये जो आपका नृत्य मुख्य रूप से जो है ना किस त्योहार या फिर अवसर से आपका संबंधित है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो देखिए अगर रऊफ की बात कर ले तो ये जो आपका जम्मू और कश्मीर का जो है ना सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे आपका विशेष रूप से जो है ना कश्मीरी महिलाओं द्वारा जो है ईद उल फितर मतलब फितर और रमजान के दौरान जो है ना ये आपका खुशी मनाने के लिए जो आपका किया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए भी जो है इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। इसके अलावा अगर हफीज़ा की बात कर ले जिसे आपका कुछ क्षेत्रों में उच्चारण के कारण सफ या सैफ भी जो आपका कहा जाता है और ये जो आपका हफीज़ा है ना ये कश्मीरी का जो है एक महत्वपूर्ण कला शैली है और ये जो आपका पारंपरिक रूप से जो है शादियों और ईद जैसे त्योहारों पर सूफी संगीत पर जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा रऊफ में महिलाएं जो है ये आपका दो कतारों में आमने सामने खड़े होकर जो है ना एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर धीमी गति से कदम मिलाती है, जबकि हफीज़ा नृत्य में जो है एक नर्तकी जो है ना सूफी संगीत की ताल पर जो आपका नृत्य करती है। यानी आपका रऊफ और जो हफीज़ा है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका ईद और वसंत उत्सव से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना ये आपका 10 से 13 सितंबर 2024 तक जो है कर्नाटक के मैंगलुरु शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। और विशेष स्थान की बात कर ली यानी मतलब कि कर्नाटक के किस स्टेडियम में अगर आयोजित किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये जो आपका प्रतियोगिता है ना ये मैंगलुरु के जो है ये आपका यमकेरे स्थित अंतर्राष्ट्रीय तैराकी पूल परिसर में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी कर्नाटक मैंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है ना एक प्राथमिक रूप से जो है आपका आउटडोर यानी मैदानी टीम खेल जो है ये आपका शामिल है। यहाँ पर आपका निशानेबाजी नहीं दिया गया था, मैं पहले ही बता दूं। आपका टेबल टेनिस जो आपका दिया गया था तो और इसी प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, या फिर निशानेबाजी हो सकता है लेकिन शूटिंग ऑप्शन में या फिर नहीं हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक नहीं था, लेकिन एक ऑप्शन में आपका टेबल टेनिस जो आपका दिया गया था और इसी प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले अगर शतरंज यानी चेस की बात कर ले तो ये जो आपका एक इंडोर खेल है और इसे आपका एक मतलब कि टीम खेल नहीं बल्कि व्यक्तिगत खेल जो आपका माना जाता है। वहीं अगर आर्चरी की बात कर ले तीरंदाजी तो देखिए ये जो आपका आमतौर पर जो है ना ये आपका एक व्यक्तिगत खेल है और इसे आपका इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर आपका अभ्यास जो वो किया जा सकता है, लेकिन ये जो आपका एक टीम इवेंट के रूप में आपका लोकप्रिय नहीं है। निशानेबाजी यानी शूटिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मुख्य रूप से आपका व्यक्तिगत खेल है और इसे आपका इंडोर यानी 10 मीटर एयर राइफल्स या फिर आउटडोर शॉटगन रेंज में भी जो है ना ये आपका खेला जाता है। इसके अलावा अगर बास्केटबॉल की बात कर ले तो देखिए हालांकि जो पेशेवर बास्केटबॉल लीग जैसे कि आपका NBA हो गया ये आपका इंडोर कोर्ट पर जो आपका खेला जाता है, लेकिन ये आपका खेल व्यापक रूप से जो है ना और ऐतिहासिक रूप से जो है आउटडोर यानी खुले मैदान पार्क या गलियों में भी जो आपका खेला जाता है। और ये जो आपका एक स्पष्ट टीम खेल है जिसमें दो टीम जो है ना ये आपका प्रतिस्पर्धाएं जो आपका करती है। तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो सबसे प्राथमिक रूप से जो आपका आउटडोर गेम जो आपका माना जाता है ना ये आपका बास्केटबॉल जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 राजवंश कौन कौन से थे ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष यानी जो ट्रिपलेट स्ट्रगल हुआ था ना ये किस लिए हुआ था, तो ये आपका उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण करने के लिए जो आपका किया गया था, जो लगभग आपका 8वीं से 10वीं शताब्दी तक जो है आपका चला था। और इसमें आपके 3 राजवंश कौन कौन से शामिल थे, तो देखिए इसमें आपके सबसे पहले तो आपके पाल वंश जो आपके शामिल थे, जो बंगाल और बिहार यानी पूर्वी भारत में जो है ना ये आपके शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार वंश भी जो आपके शामिल थे, जो कि आपके पश्चिमी भारत यानी राजस्थान और गुजरात में आपके स्थित थे। तीसरे आपके जो वंश शामिल थे ये आपके राष्ट्रकूट वंश थे, जो कि दक्षिण भारत यानी दक्कन के आपके शासक थे और उत्तर की ओर विस्तार करना जो वो चाहते थे। तो ये आपके 3 राजवंश जो आपके शामिल थे। इसके अलावा कन्नौज मतलब कि आपका ट्रिपलेट स्ट्रगल में जो आपका कौन विजयी रहा था अगर ये पूछा जाए तो देखिए अंतिम जो विजय है ना यानी अंततः जो है गुर्जर प्रतिहार शासक इस संघर्ष में आपके सफल रहे थे और कन्नौज को अपनी राजधानी भी जो है आपका बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि स्वच्छता और पर्यावरण मानकों के संदर्भ में AQI का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वच्छता और पर्यावरण मानकों के संदर्भ में AQI का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो ऑप्शन ए एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कभी कभी इसका परिभाषा भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, एक आपका संख्यात्मक पैमाना है जिसका जो उपयोग है ये आपका सरकारी एजेंसियों द्वारा जनता को ये बताने के लिए आपका किया जाता है कि वर्तमान में जो है ना हवा कितनी स्वच्छ या फिर प्रदूषित है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो आपका भारत में AQI जो है ना, ये आपका मुख्य रूप से कितने प्रदूषकों के आधार पर आपका मतलब कि हवा की गुणवत्ता मापता है। तो ये भारत में AQI मुख्य रूप से जो है ना 8 प्रदूषकों के आधार पर जो है हवा की गुणवत्ता को जो आपका मापता है। और वो 8 प्रदूषक कौन कौन से, तो आप यहाँ पे क्लियरली जो वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर श्रेणियों की बात कर ले तो इसे आपका जो वो ना 6 श्रेणियों में जो आपका बांटा गया है, जिसमें 0 से 50 स्कोर जो है ये आपका अच्छा माना जाता है। 51 से 100 जो है ये आपका संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 जो है ना ये आपका मध्यम श्रेणी में आपका रखा गया है। खराब उस श्रेणी में आपका 201 से 300 स्कोर आपका रखा गया है। 301 से 400 स्कोर जो है ना ये बहुत खराब रखा गया है। और 401 से 500 जो है ये आपका गंभीर की स्थिति में जो आपका रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज नन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, यानी भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जो है ना ये किसे जाना जाता है। तो देखिए भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जो है ये आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस को जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी PC महालनोबिस आपका करेक्ट आंसर होगा। और PC महालनोबिस एक आपके महान भारतीय मतलब कि सांख्यिकी विद रहे थे। और इन्होंने 1931 में जो है ना कोलकाता में आपके इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा जो आपका किया गया था। इसके अलावा PC महालनोबिस के द्वारा ही जो है आपके महालनोबिस दूरी का सिद्धांत भी दिया गया था, जो सांख्यिकी में जो है ये आपका महत्वपूर्ण भी जो आपका माना जाता है। इसके अलावा भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका PC महालनोबिस मॉडल पर ही जो आपका आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका जो है भारी उद्योग पर जो आपका जोर दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है ना प्रत्येक वर्ष 29 जून को जो है ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत यदि किसी अपराधी को जो है ना केवल जुर्माने जैसे कि 10,000 से आपका दंडित किया गया है ना, और उसे आपका मतलब कि भरने में आपका विफल रहता है, तो कारावास की अधिकतम सीमा जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 8 में जो है ना, यानी जो आपका पहले IPC की धारा 67 के समान आपका रखा गया था, इसमें आपका धारा 8 के जुर्माने के भुगतान न करने पर जो है ना कारावास के पैमाने को जो आपका निर्धारित करती है। और जुर्माने की राशि के अनुसार सजा की अगर मैं बात कर लूँ तो ये यदि जुर्माना आपका 5,000 तक है ना, तो जेल की जो अवधि है ये आपका 2 महीने तक आपका हो सकता है। यदि जुर्माना 5,000 से लेकर 10,000 के बीच है ना, तो जेल की जो अवधि है ये आपका 4 महीने तक जो आपका हो सकता है। और किसी भी अन्य मामले में जैसे आपका 10,000 से अधिक का जुर्माना न भरने पर अधिकतम जो सीमा है ना ये 6 महीने तक जो आपका तय किया गया है। और ये जो आपका मतलब कि कारावास जो है ये आपका सिंपल इम्प्रिजमेंट यानी सदा होगा। यदि जुर्माना अदा कर दिया जाता है तो सजा तुरंत जो है आपका समाप्त कर दी जाती है। तो यहाँ पर 10,000 से अधिक के बारे में पूछा गया था, जो कि कारावास की जो अधिकतम सीमा है ना ये आपका 6 महीने जो आपका रखा गया है। तो ऑप्शन सी 6th मंथ आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका रीजनिंग में जो है ना इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, जहाँ पे बच्चे जो है मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करने में। तो देखिए इसमें आपका जो है मतलब कि 169, 144, 121 और 196 में जो है ना आपको ऑड वन आउट जो आपको फाइंड करना था, यानी आपको इसमें जो है विषम संख्या को जो वो चयन करना था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना होगा कि सबसे पहले आपका जो है मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो देखिए पहले मतलब परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं तो 169 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। 144 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर है। इसके अलावा 121 जो है ये आपका किसका है, तो ये आपका 11 का स्क्वायर है। 196 जब देखोगे ना तो ये आपका 14 का स्क्वायर है। तो ये तो सभी संख्याएं जो आपका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है। तो ये तो आप मतलब कि सभी आपके पूर्ण वर्ग है। तो ये तो आपका लॉजिक जो वो काम नहीं करेगा। अब हम लोग दूसरा लॉजिक इसमें क्या देखेंगे ना, कुछ और भी आप लॉजिक लगाओगे तो आप फाइंड आउट ऑड वन आउट फाइंड नहीं कर पाओगे। तो
दूसरा लॉजिक हम लोग क्या देखेंगे, तो ये आपका पैलिड्रोम की गुणवत्ता की जो है ना वो जांच करेंगे। तो देखिए पैलिड्रोम होता क्या है, तो देखिए पैलिड्रोम संख्या वह होता है ना जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर जो है ये आपका समान ही जो है आपका रहता है। तो देखिए जब आप मतलब कि देखोगे 169 को, तो जब उल्टा करोगे ना इसे, तो आपका 961 जो आपको देखने को मिलेगा। उसी अलावा 144 को जब देखोगे तो 144 को जब आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा, तो आपका 441, ये जो आपका उल्टा करने के बाद आएगा। उसी प्रकार से आप 196 को भी करोगे तो 691 जो है आपका लिख कर आएगा। यानी ये जो आपका पैलिड्रोम मतलब की संख्या जो है आपका मतलब कि गुण को आपका नहीं दर्शाता है। जब आप 121 को देखोगे ना, तो ये आपका मतलब कि इसका उल्टा आपका देखोगे 121 को ही, तो ये आपका 121 ही जो आपका लिखा जाता है। यानी आपका पैलिड्रोम गुण मतलब की गुणवत्ता जो है ये आपका बता रहा है, उल्टा करने पर भी आपका वो समान रह रहा है। तो 121 इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी 121 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से एक और आपका रीजनिंग से था कि एनालॉजी से सात का आपका 43 से आपका संबंधित है। तो उसी प्रकार से जो है ना आपका पूछा गया था कि 9 जो है ये आपका किससे संबंधित होगा। तो देखिए 7 में आप देखोगे कि 7 से आप मतलब कि 7 से एक छोटा संख्या क्या होता है, तो 6 होता है। तो 7 × 6 क्या होता है, तो 42 और प्लस आपका 1 जो वो किया जा रहा है, तो 42 + 1 कितना होता है, तो 43 होता है। उसी प्रकार हम लोग 9 का करेंगे तो 9 × 8 करेंगे, क्योंकि एक कम संख्या से आपको इंटू करना है। तो 9 × 2 8 72 होता है और प्लस 1 कितना होता है, 73 होगा। तो 73 ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो 73 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका जो है ना प्रिविलेज का आपका करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए प्रिविलेज का जो मतलब होता है ये आपका विशेषाधिकार होता है, और इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका PRIVILEGE होता है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कमिटमेंट का जो है शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो ये कमिटमेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका COMM मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, COMMITMENT। ये जो आपका कमिटमेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है, तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग कॉल्ड, यानी OWS में आपका पूछा गया था, यानी वृद्धावस्था और बूढ़ो होने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए वृद्धावस्था और बूढ़े होने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ना ये आपका जेरोंटोलॉजी जो आपका कहा जाता है, यानी जेरोंटोलॉजी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को जो है ना ये आपके ऑन्कोलॉजी जो आपका कहा जाता है, रोगे के कारण और उनके प्रभाव को अध्ययन को जो है ये आपका मतलब कि पैथोलॉजी जो आपका कहा जाता है। मानव विकास, संस्कृति और समाज के अध्ययन को जो है ये आपका एंथ्रोपोलॉजी जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो है लैंग्वेज का सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए लैंग्वेज का जो मतलब होता है ना ये आपका निस्तेज होता है, और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए लैंगुरश होता है, लिस्टलिश होता है, टायर्ड होता है। इसके अलावा लैकेडेसिकल होता है, स्प्रिटलिश होता है, लिम्प होता है, एग्जॉस्टेड होता है, स्लीपी होता है, वीक होता है, लैंग्विसिंग होता है, वियरी होता है, लेजी होता है, एनिर्वेटेड होता है, इंडोलेंट होता है, स्लॉथफुल होता है, फीबल होता है, स्लगिश होता है, टॉर्पिड होता है, लेथार्जिक होता है, केयरलेस होता है। इसके अलावा पैलगमेटिक होता है, इनडिफरेंट होता है। तो इनमें से आपका जो भी सिनोनिम दिया गया हो ना वो लैंग्वेज का जो है आपका सही सिनोनिम होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है वो लर्न का एंटोनिम पूछा गया था। तो लर्न का मतलब आपका सीखना होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंटोनिम इसका उल्टा आपका एंटोनिम होता है। तो ये आपका अनलर्नड हो जाएगा, इग्नोट हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इसके अलावा बेनिग्नेटेड हो जाएगा, अनलिटरेट हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड। इसके अलावा अनस्कॉलरी, सेमिलिटरेट हो जाएगा, अनइन्फॉर्म्ड हो जाएगा, अनपॉलिश्ड हो जाएगा। ये सारे जो आपके एंटोनिम है ना ये आपके लर्न के जो वो एंटोनिम है, तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये मतलब कि डाउट है कि सर मैथ्स में किस प्रकार
प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैथ्स में आपके एडवांस मैथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रश्न जो आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज ही आपका 2D और 3D से जो है ना आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा मेंसुरेशन से भी जो आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम है एडवांस मैथ आप ज़्यादातर करके जाइएगा, क्योंकि एडवांस मैथ के ही जो आपके प्रश्न जो वो ज़्यादातर जो वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जो है आपके थोड़ा सा थियोरिटिकल टाइप का प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो थ्योरी टाइप का कंप्यूटर के प्रश्न भी जो आप करके देख कर जाइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। जब मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरी मदद जरूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी की रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।